Assalamu alaikum warahmatullah. This is Dr. Harun Habib from Biochemistry Department of Avicenna Medical College. The topic we are studying these days in biochemistry is metabolism of xenobiotics. Before I start, do we have any questions? Do we have any questions regarding this topic, the last lecture, the lectures before that? I was just listening into the lectures of your physiology. We're studying acid-base balance kind of thing there as well. If you have any questions, please go ahead. Ask them away. मैंने पहले 5 मिनट क्वेश्चन के लिए ही रखे हैं इस लेक्चर के, क्योंकि जब लेक्चर शुरू हो जाता है तो फिर अगला होस्ट भी आता है जब टाइम खत्म होने वाला होता है। सुना है कल आप लोगों का टेस्ट भी है बायोकेमिस्ट्री का, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म और न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म का। बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट, यू मस्ट बी स्टडीइंग फॉर इट एज वेल। फिलहाल जिसमें यू चल रहा है हमारा Avicenna Medical College में, I will be continuing with your second year lectures. आपके जितने भी लेक्चर्स अभी सेकंड ईयर में बायोकेमिस्ट्री के होंगे वो मैं ही लूँगा। फिलहाल तो ये ही फिनोमेना आज की तारीख, आगे देखते हैं क्या होता है कैसे होता है। xenobiotics के बाद हमारा टॉपिक शुरू हो जाना है oncogenesis. It will be done into 3 lectures. मोस्ट प्रोबेबली आज हमारी ये xenobiotics खत्म हो जाएगी और हमारे जो बाकी इस वीक के 3 लेक्चर्स हैं उनमें oncogenesis इंक्लूड करेंगे इंशाल्लाह। Once the oncogenesis is done, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है इंटीग्रेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म। ये हमारे नेक्स्ट वीक के तकरीबन 3 लेक्चर्स होंगे, क्योंकि 22 से छुट्टियां शुरू हो रही हैं इसकी 22 to 26 इंशाल्लाह, तो उनमें लेक्चर्स नहीं प्लान हुए हुए। तो जो अगले वीक के 3 लेक्चर्स होंगे उसमें हमारे इंटीग्रेशन होगी। सो बाय द एंड ऑफ these 2 weeks, the running week and the coming week, हमारे जो टॉपिक्स कवर हो चुके होंगे वो xenobiotics, oncogenesis होगा, इंटीग्रेशन जो इस लिस्ट में नहीं है क्योंकि उसके क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन पढ़नी तो है कोर्स, वो होंगे 2 से 3 लेक्चर। इससे पहले हमारे ये सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं हमारे वो है जेनेटिक्स और एंडोक्राइन सिस्टम। इंशाल्लाह हम ईद की छुट्टियों के बाद जेनेटिक्स शुरू करेंगे और फिर उसके बाद I have planned about 3 weeks worth of lectures for genetics and 3 weeks worth of lectures for endocrinology. इंशाल्लाह प्लान तो है, अब आगे देखते हैं क्या होता है कैसे होता है। So, do we have any questions? पूछ लिया करो क्वेश्चन, कुछ नहीं होगा। जितना पढ़ाया था लास्ट xenobiotics का कुछ समझ आया था? कुछ नहीं? प्लीज रिस्पॉन्ड। I am looking at 142 participants minus 3, that gives us 139 participants. Alright, please sir repeat कर दें। सर का ई मिसिंग, कार का यू मिसिंग। चलो
It's just this new lingo is always strange to me. तो बात सब चल। हाँ जी, चलिए जो पढ़ाया था वो थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ फिर, और फिर जो उसके बाद बकिया पोर्शन है वो भी साथ में कवर कर रहे हैं। कोर्स करिकुलम इंशाल्लाह बाय द एंड इसको दोबारा देखेंगे। मेटाबॉलिज्म जीनोबायोटिक्स के नाम से 30th एडिशन में चैप्टर 47 है। अगर आपके पास 30th एडिशन नहीं है, 31st एंड 32nd है, तो उसमें चैप्टर डिफरेंट होगा। द नेम ऑफ द चैप्टर इज मेटाबॉलिज्म ऑफ जीनोबायोटिक्स। ठीक हो गया जी। ये जितनी भी चीजें हैं उसके अंदर मौजूद है, ठीक है। डेफिनेशंस, क्लासेस, मेडिकल रेलेवेंस, phases, cytochrome P450, phase 2 reactions, responses to xenobiotic and pharmacological, toxical, immunological, and carcinogenic effects. मैंने इनको जरा ब्रेक डाउन किया था कुछ टॉपिक्स के अंदर, मेरे लिए इजी रहता है इसका कवर करना, तो आप लोगों के लिए भी मेरे ख्याल से इजी होगा इसका बुलेट फॉर्म में देखना और इसको समझना और नोट डाउन करना। नोट कर लिया तो ना इजी रहता है। ये भी कर सकते कोई बात नहीं, मोबाइल है, स्क्रीनशॉट ही सही। Xenobiotics. Xenobiotics are the strangers in our body. Uh, ये हमारी बॉडी में फॉरेन होते हैं। Even if they are produced in our body, we don't want it. So जो फॉरेनर्स होते हैं, जो स्ट्रेंजर्स होते हैं, जिन चीज़ों की हमारी बॉडी में ज़रूरत नहीं होती है, हमारी बॉडी उनके साथ एक सिंपल सा बर्ताव करती है। Our body excretes them out some way or the other. ठीक है, अभी आप फिजियो में एसिड बेस का ही कुछ पढ़ रहे थे। आई जस्ट लिसनिंग टू लास्ट 5 to 7 minutes ऑफ योर लेक्चर। इसमें भी यही आप डिस्कस हो रहा था कि बॉडी में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है। हाइड्रोजन आयंस बहुत जरूरी होते हैं बॉडी में। हाइड्रोजन आयन आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कितने जरूरी होते हैं एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए। हाइड्रोजन आयंस आपने देखा होगा बॉडी की पीएच को मेंटेन करने के लिए जरूरी होते हैं, लेकिन जब वो एक्सेस में होना शुरू होते हैं तो हमारी बॉडी के लिए वो नहीं चाहिए, हमारी बॉडी उन्हें निकाल देती है। यहाँ पे भी कुछ ऐसे फिनोमेना है कि जो सी चीजें हमें नहीं चाहिए वो निकल जाएंगी। Xenobiotic is a chemical substance found within an organism that is not naturally produced or expected to be present within the organism. ठीक है, एक तो ये phenomenon है, not naturally produced or expected to be present within the organism, एक ये phenomenon। दूसरा phenomenon ये कि even if they are produced in the body, we don't want it, we excrete it। ये जो foreigners आते हैं, ये normally naturally occurring compounds in plant foods में आते हैं। सिंथेटिक कंपाउंड्स इन मेडिसिन जो हम ड्रग्स लेते हैं, ठीक है। देखिए पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल बॉडी में नहीं बनती है, बाहर से लेते हैं, बॉडी से मेटाबोलाइज करती है, उसके जो से भी इफेक्ट्स होते हैं हार्मफुल और यूजफुल वो बॉडी बेयर करती है, और जो उसके मेटाबोलाइट्स होते हैं, ठीक है, उनको एक्सक्रीट आउट कर देती है। इसी वजह से तो हमें रेगुलर बेसिस पे ड्रग्स देनी पड़ती है। मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा किसी इन्फेक्शन से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगी उसे, तो हम एंटीबायोटिक्स देते हैं। लेकिन आपने देखा होगा एंटीबायोटिक्स की डोजेज होती हैं, ओडी बेस पे लेते हैं, वंस डेली डोज पे, बीडी बेस पे लेते हैं, ट्वाइस डेली डोज पे, पीडीएस बेस पे लेते हैं, थ्राइस डेली डोज पे, कुछ डोजेज केवाईडी भी होती है 4 times a day डोज पे। तो मकसद ये है कि जब वो मेटाबोलाइज हो जाती है बॉडी में, ठीक है, जब वो मेटाबोलाइज हो जाती है तो वो एक्सक्रीट आउट हो जाती है। तो हमें मजीद इफेक्ट्स लेने के लिए दोबारा से मेडिसिन खानी पड़ती है। सिर दर्द हो रही है, दवाई खाई, सिर दर्द ठीक हो गई, दवाई मेटाबोलाइज हुई, पैरासिटामोल gets metabolized, then gets excreted out of the body, the headache resumes। So what do? We take another paracetamol, same is the case with fever and everything else। Environmental pollutants, a very enormous factor of these days। Everywhere we go we face pollution, so that pollution goes into our body via lungs, via skin, and gets metabolized and gets excreted out. Lastly, some of the food additives. The classes,
of xenobiotics, pesticides, पेस्ट को मारने के लिए मेडिसिन यूज होती है. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो फार्मर्स यूज करते हैं क्रॉप्स के ऊपर स्प्रे करने के लिए, जो किसान यूज करते हैं खेतों में स्प्रे करने के लिए, ठीक है, अमेरिकन सुंडी मार दो, समथिंग लाइक दैट, उनके लिए पेस्टिसाइड देते हैं. वो पेस्टिसाइड्स उन प्लांट्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, वही प्लांट्स हमारे घरों तक पहुंचते हैं. ऑफ कोर्स regardless of the socio-economic status of the family, whatever food that is cooked in the family, in a house, it is washed. Even if somebody is, आजकल काफी सब्जियां वगैरह जो हम खा रहे हैं ज्यादा, everybody is eating it, given the coronavirus thing. Everybody should eat vegetables. It raises your immunity, but on the same phenomena, those plants may carry some pesticides. वो पेस्टिसाइड्स आपकी बॉडी में आते हैं और मेटाबोलाइज होते हैं और अपने हार्मफुल और यूजफुल इफेक्ट्स देते हैं. दे गेट एक्सक्रीटेड आउट. Then comes the drugs, बात हो गई. Then comes your environmental pollutants. Then comes naturally occurring compounds in plants and foods. Then the chemical carcinogens. Chemical carcinogens हर बंदा इनकॉर्पोरेट नहीं करता इनको, मगर जो लोग लैब्स में काम करते हैं, जो लोग इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, उनको इनकाउंटर करना पड़ता है केमिकल कार्सिनोजेंस को. कार्सिनोजेंस वो होते हैं जो कैंसर कॉज करते हैं. बॉडी इनको मेटाबोलाइज करती है जितना कर सकती है, उसके बाद उनको एक्सक्रीट आउट कर देती है. देन कम्स इंसेक्टिसाइड्स. ये तो बहुत कॉमन है, आज मॉर्टिन लगा हुआ है, ठीक है, हर घर में मॉस्का यूज हो रही है आजकल. मच्छरों का सीजन है, तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि स्प्रेज भी हो रहे हैं घरों में और वो मॉर्टिन भी लगा हुआ है. वो जो मैट भी कुछ लोग यूज करते होंगे, शायद हम हॉस्टल में थे तो हम लोग वो जलेबी सी होती थी एक गोल सी, शायद आप लोगों ने देखी हो, हम वो यूज किया करते थे, मैट्स लाया करते थे, स्टफ लाइक दैट. तो दोज आर xenobiotics. Lastly, food additives. A little bit review about the responses exerted by the xenobiotics. There are many folds. First of all, toxicity. कोई भी फॉरेन मटेरियल जब बॉडी में जाता है तो उसका एक ही fate है. And that fate is simple. It will be excreted out after being metabolized. ठीक है, लेकिन before it's excreted out and during its metabolism, कुछ xenobiotics की metabolism fast होती है, so they will be excreted out early. कुछ xenobiotics की metabolism slow भी हो सकती है, they will be excreted out quite late. ठीक है, ऑफ कोर्स अगर उसकी मेटाबॉलिज्म भी स्लो है और आपकी बॉडी में काफी ज्यादा एक्यूमुलेट होता जा रहा है, यानी कि एक्यूमुलेट तो बाद में होता है, अगर मेटाबॉलिज्म उसकी स्लो है किसी भी xenobiotic की और वो काफी ज्यादा बॉडी में इंट्रोड्यूस हो रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है, तो क्या करेगी बॉडी उसे? बॉडी में वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा. एक्यूमुलेट होगा तो वो टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा, टॉक्सिक हो जाएगा बॉडी के लिए, इसके हार्मफुल इफेक्ट्स बहुत ज्यादा प्रोनाउंस्ड होंगे और बॉडी के ऊपर तो कोई ना कोई हार्मफुल इफेक्ट आ सकता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, कॉजेज एन एरा अ लॉट ऑफ लंग डिजीजेस, स्किन डिजीजेस, हेयर फॉलिकल डिजीजेस, स्टफ लाइक दैट. ठीक है, नेक्स्ट कम्स ओवर cancers. Xenobiotics may alter the genome of the human body. फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल कार्सिनोजेंस की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो मैंने भी पीछे बात की है, फैक्ट्रीज वगैरह के अंदर, लेबोरेटरीज के अंदर और जिन जगहों पर यूज होते हैं केमिकल्स, उनकी बात.
अच्छा, सिर्फ केमिकल्स कैंसर कॉज नहीं करते हैं, सम वायरसेस आल्सो कॉजेस कैंसर। ठीक है, बैक्टीरिया यूजुअली करते हैं, वायरसेस आल्सो कॉज कैंसर। ठीक है ना, तो उनको हम कहते हैं ऑन्कोजेनिक वायरसेस। अब वायरसेस भी हमारी बॉडी में जीनोबायोटिक है तो ये ऑर्गेनिजम्स, लेकिन ये बाहर से आते हैं हमारी बॉडी में, फॉरेन है, हमारी बॉडी के लिए नहीं चाहिए, हमारी बॉडी में नहीं चाहिए, पर फिर भी आ जाते हैं। ठीक है, जब ये आ जाते हैं तो कुछ वायरसेस होते हैं डीएनए बेस्ड, कुछ वायरसेस होते हैं आरएनए बेस्ड। जो डीएनए बेस्ड वायरसेस हैं वो भी कैंसर कॉज कर सकते हैं, जो आरएनए बेस्ड वायरसेस हैं वो भी कैंसर कॉज कर सकते हैं। हमारे पास एग्जांपल्स हैं जिनमें हेपेटाइटिस आ जाती है, जिनमें आजकल ये चल रहा है हमारे पास कोरोना, ये आ जाते हैं। लॉन्ग टर्म के अंदर दे में कॉज कैंसर, ये जो कोरोना की बात कर रहा हूँ, हेपेटाइटिस डज कॉज कैंसर, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। ठीक है, लिवर कैंसर जो होता है जिसके लिए बाद में लिवर ट्रांसप्लांट भी करवाना पड़ता है। सो एक तो आपके पास इफेक्ट हो गया टॉक्सिसिटी, दूसरा इफेक्ट आपके पास आ गया कैंसर। नेक्स्ट कम्स इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जब जीनोबायोटिक आपकी बॉडी में आते हैं ना, तो ये यूजुअली, ये आप उस दिन भी देखते थे हमने फेज 1 और फेज 2 रिएक्शंस। यूजुअली क्या होता है कि ये आपकी बॉडी में किसी ना किसी मैक्रो मॉलिक्यूल के साथ कॉन्जुगेट करते हैं। कॉन्जुगेशन याद होगी, कॉन्जुगेशन का मतलब होता है मिलना, जुड़ना। ठीक है, तो जब ये जुड़ते हैं किसी भी मैक्रोमोलिक्यूल के साथ, और अगर वो मैक्रोमोलिक्यूल प्रोटीन है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो आपकी बॉडी में इम्यूनोलॉजिकल रिस्पांस को कैरी आउट करवाएगी, क्योंकि वो एज एन एंटीजन एक्ट करेगी, एंटीजन एक्ट करेगी, और जो भी बॉडी में एंटीजन आता है उसके खिलाफ बॉडी में बनती है एंटीबॉडी। इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज या इम्यूनोलॉजिकल पिक्चर ऑफ द बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तो बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी है, ठीक है, तो क्या होगा, बॉडी जीनोबायोटिक के हार्मफुल इफेक्ट से बच जाएगी। अगर अच्छी नहीं है तो उसको एंटीबॉडी जनरेट करने में टाइम लगेगा, और वो उस उतनी देर में वो पॉसिबल है कि वो जीनोबायोटिक अपने हार्मफुल इफेक्ट्स दे दे। लास्टली कम्स द फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस। फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस दो एराज में हम डिवाइड करते हैं। पहला तो ड्रग्स खुद, जो वो इफेक्ट्स देते हैं, यूजफुल इफेक्ट्स, जो वो दूसरे इफेक्ट्स देते हैं जिन्हें हम साइड इफेक्ट्स या हार्मफुल इफेक्ट्स कहते हैं। ठीक है, ये जो है ये हमारी बॉडी के अंदर रिस्पॉन्सेज आते हैं ड्रग्स के, ड्रग खुद इनोवेटिव। दूसरा अदर ऑर्गेनिजम्स, ये पॉसिबल है कि आपको बुखार हुआ हुआ था किसी भी वजह से, आपकी बॉडी में आपने पैरासिटामोल डाली आपको कम करने के लिए। एक्सरसाइज एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक मीन पेन खत्म करती है, एंटीपायरेटिक मीन बुखार खत्म करती है। एक्सरसाइज एंड एंटीपायरेटिक एज वेल। आपने पैरासिटामोल ली, अब पैरासिटामोल के अपने इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन इन दैट वेरी फिनोमेना आपकी बॉडी में कोई और जीनोबायोटिक भी मौजूद है जो उन इफेक्ट्स को ऑल्टर कर सकती है। ठीक है, सो pharmacological responses in response to the drugs and other chemicals as well, chemicals or other substances. So these are the pharmacological, these are the responses exerted by the xenobiotics. Types of xenobiotics, ये जो सारी हमने पहले पढ़ी थी, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, नेचुरल प्लांट फूड, केमिकल कार्सिनोजेंस, फूड एडिटिव्स, एनवायरमेंटल ड्रग्स, ये सारे के सारे आते हैं हमारे पास एक्सोजीनस, बाहर से आते हैं बॉडी में। सो द वन टाइप ऑफ xenobiotic इज एक्सोजीनस xenobiotics। इसका वेरिएंट जो है हमारे पास दूसरा वो है एंडोजीनियस xenobiotics। इनमें हमारे पास आ जाते हैं बिलिरुबिन, साल्ट्स, सब स्टेरॉइड्स। ठीक है, ये क्या है, ये हमारी बॉडी में एंडोजीनियसली, बॉडी एंडोजीनियस मतलब कि बॉडी के अंदर एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं। जब ये एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं, बॉडी डज नॉट वांट देम। बिलिरुबिन का बॉडी में कोई रोल नहीं है, बॉडी से बाहर निकाल देती है। बाइल सेल्स जब यूज हो जाते हैं तो बॉडी ने एक्सक्रीट आउट कर देती है, नए बना लेती है। ठीक है ना, लाइक स्टेरॉइड्स, सम स्टेरॉइड्स जो हैं इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन और अदर सब्सटेंसेस बॉडी में यूज हो जाते हैं तो बॉडी ने बाहर निकाल पाती है, बाहर निकाल देती है। कैसे, उसके लिए हमारे पास फिनोमेना आता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन का। बोथ एक्सोजीनस एंड एंडोजीनस, दे विल अंडरगो बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन नाम से जाहिर है
Biotransformation is a chemical modification made by an organism. Organism means humans. Made by an organism on a chemical compound. Compound कौन सा जो हमारे पास xenobiotic आई है, ठीक है ना? ये मैंने इस डेफिनेशन को हमारे इस xenobiotic के पॉइंट ऑफ व्यू से मॉडिफाई कर रहा हूँ, ठीक है ना? बायोट्रांसफॉर्मेशन की वैसे तो सिंपल डेफिनेशन है, बायोट्रांसफॉर्मेशन इज अ केमिकल मॉडिफिकेशन मेड बाय एन ऑर्गेनिज्म ऑन अ केमिकल कंपाउंड. सिंपल. बायोट्रांसफॉर्मेशन कभी भी किसी भी चीज की हो सकती है, राइट? लेकिन यहाँ पे क्या है, बायोट्रांसफॉर्मेशन xenobiotics में क्या है, बायोट्रांसफॉर्मेशन इज द chemical modification made by humans on a xenobiotic. ठीक हो गया? होती क्यों है? It's quite simple. To convert lipophilic compounds to hydrophilic compounds. जो lipophilic compounds होते हैं वो hydrophobic होते हैं, ठीक है? वो आपके बॉडी फ्लूइड्स के अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकते हैं, ठीक है? क्रॉस नहीं कर सकते हैं. जब क्रॉस नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड में नहीं जा सकते. जब वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड में नहीं जा सकते इजीली तो इसका मतलब वो मेटाबोलाइज नहीं हो सकते, क्योंकि मेटाबॉलिज्म तो होनी है सेल के अंदर जाके, ठीक है? क्योंकि सेल वो जगह है जहाँ पे आपके सारे के सारे एंजाइम्स भी पड़े हुए हैं, मजीद एंजाइम बन भी सकते हैं, क्योंकि डीएनए पड़ा हुआ है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है ना? वो न्यू एंजाइम्स प्रोड्यूस कर सकते हैं. क्योंकि सेल के अंदर जब तक सेल में नहीं जाएगी मेटाबोलाइज नहीं होगी, पड़ी रहेगी अपने हार्मफुल इफेक्ट्स देती रहेगी. तो सबसे पहले तो इसको लिपोफिलिक से हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट किया जाए. तो हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट होगी तो ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स और सेल्स में जाएगी, इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में जाएगी. वहां पे जाएगी तो मेटाबोलाइज होगी एंड देन फैसिलिटेट्स एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन फैसिलिटेट होगी. बेटा आवाजें बंद करवाने के लिए आवाजें कैसे बंद करवाऊं बेटा? एक ही जगह जहाँ सारे बैठे पढ़ा रहे हैं आप लोगों को सबको. देखना यार जरा डिस्टॉर्शन कितनी ज्यादा, आवाजें ज्यादा आ रही हैं बीच में. ठीक चल रहा है. अच्छा बेटा मैंने लाइबा जतिया बेटा मैंने पूछा है, थोड़ी सी आवाजें सही आ रही हैं. लेट्स सी. I will try to change my position so that you may not have some extra noise in it. Alright, I'll continue. Chalo. You're welcome, Peter. So the purposes were biotransformation into hydrophilic compounds, and then जब हाइड्रोफिलिक में चले जाएंगे तो मेटाबोलाइज होंगे और एक्सक्रीट हो जाएंगे. कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं इस बायोट्रांसफॉर्मेशन के, वो सिंपल है हमारे पास. ये सॉल्युबल कैरेक्टर तो हमने देख लिया. मेटाबॉलिक एक्टिवेशन एंड मेटाबॉलिक डीएक्टिवेशन, ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं. यहाँ तो जो xenobiotic आया है वो मेटाबॉलिकली एक्टिवेट होगा, मेटाबॉलिकली डीएक्टिवेट होगा. सेल में जाएगा तो मेटाबोलाइज होगा या तो एक्टिवेट होगा या डीएक्टिवेट होगा. मतलब क्या, कुछ ड्रग्स जो है हम बॉडी में जब देते हैं तो वो अपनी एक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं होती, वो अपनी इनएक्टिव फॉर्म में होती है या इनर्ट फॉर्म में होती है, ठीक है? बॉडी में वो जाती है, मेटाबोलाइज होती है और वो एक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाती है, ठीक है? एक्टिवेटेड फॉर्म में आती है, अपने इफेक्ट्स देती है, ठीक है? इन ड्रग्स को प्रो ड्रग्स भी कहा जाता है, ठीक है? इन ड्रग्स को प्रो ड्रग्स भी कहा जाता है. डीएक्टिवेशन तो सिंपल है, कोई भी चीज गई बॉडी में उसे डीएक्टिवेट करती है. Alrighty, some of the factors that affects biotransformation. डिजीज स्टेट होगी बॉडी में पहले ही बॉडी का जितना मैकेनिज्म है, मेटाबॉलिक पाथवेज है, मेटाबॉलिक मैकेनिज्म है, वो सारे का सारा किसी तरह इंडल्ज है या आपके पास रिड्यूस फॉर्म में मौजूद है, कॉम्प्रोमाइज हुआ है, तो वहां पे बायोट्रांसफॉर्मेशन इफेक्ट होगी. एज से इफेक्ट होती है, जितनी ज्यादा एज होती है उतनी बॉडी की बायोट्रांसफॉर्मेशन की एबिलिटीज कम हो जाती है. फंक्शनल स्टेटस ऑफ किडनी एंड लिवर,
ठीक है, एंड अदर ऑर्गन्स एज वेल, ठीक है, स्पेशली किडनी एंड लिवर, क्योंकि लिवर वो जगह है जहाँ पे मैक्सिमम मेटाबॉलिज्म होती है और किडनी वो जगह है जो एक्सक्रीशन के लिए यूज होती है, ठीक है। अब मेटाबोलाइज हो जाए और एक्सक्रीट ना हो तो काम खराब है, एक्सक्रीशन ठीक हो मेटाबोलाइज ना हो काम खराब है, ठीक है। देन कम्स योर जेनेटिक्स। अगर आपकी बॉडी में कोई एंजाइम्स जेनेटिकली एब्सेंट है तो ऑफ कोर्स अगर उस एंजाइम से जो जीनोबायोटिक मेटाबोलाइज होनी है वो जो बॉडी में आएगी तो वो बायो ट्रांसफॉर्म नहीं होगी, वो बायो ट्रांसफॉर्म नहीं होगी, ठीक है। देन कम्स डाइट, कि आपकी डाइट कैसी है, अगर डाइट अच्छी लेते हैं कि आपकी इम्यूनिटी वैसे अच्छी है, बॉडी में पूरे हैं जो मिनरल्स हैं हमारे ट्रेस एलिमेंट्स जो हमें चाहिए इन सही मेटाबॉलिक पाथवेज के लिए वो मौजूद हैं कि नहीं है। लास्टली प्रायर एडमिनिस्ट्रेशन, अगर पीछे पास्ट में ज्यादा एक्सपोजर हुआ, ठीक है, और कंटिन्यूसली चल रहा है तो अगर तो आपकी बायो ट्रांसफॉर्मेशन डाउन रेगुलेट हो जाती है, ठीक है, क्योंकि आपकी जितनी मशीनरी है वो सारी की सारी ऑलरेडी उसको मेटाबोलाइज कर रही है। So these were your biotransformation consequences, effects, factors. ये जो मेटाबॉलिक डीएक्टिवेशन है इसको हम डिटॉक्सिफिकेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि पोटेंशियली टॉक्सिक जीनोबायोटिक्स जो होते हैं उनको डिटॉक्सिफाई किया जाता है इनटू इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स। कैसे? जो टॉक्सिक थे, लिपोफिलिक थे, उनको डिटॉक्सिफाई किया जाएगा, ठीक है, और जो कन्वर्ट कर दिया जाएगा हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस में, ठीक है, हाइड्रोफिलिक मेटाबोलाइट्स में, और वो क्या होंगे, वो किडनी से एक्सक्रीट हो जाएंगे, ठीक है। ये तो होगी हमारे पास मेटाबॉलिक डीएक्टिवेशन। देन कम्स मेटाबॉलिक एक्टिवेशन। इसमें क्या होता है, जो मैंने ड्रग्स का फिनोमेना दिया था इसे कहते हैं हम एक्सोटिफिकेशन, ठीक है, एक्सोटिफिकेशन, एक्सोटिफाई करना, बढ़ाना, ठीक है, किसी चीज को मजीद बेहतर करना, जितना वो आया था जितना वो मौजूद था उससे मजीद बेहतर करना, दैट इज एक्सोटिफिकेशन। इसमें क्या होता है, जो रिलेटिवली हार्मलेस जीनोबायोटिक्स होते हैं वो मेटाबोलाइज होते हैं इनटू रिएक्टिव मेटाबोलाइट्स और फिर वो अपने इफेक्ट्स देते हैं बॉडी में, ठीक है। ड्रग्स इसकी बहुत कॉमन एग्जांपल है, ड्रग्स जो हम मेडिसिन लेते हैं, ठीक है, ये इसकी बहुत कॉमन और अच्छी एग्जांपल है, ठीक हो गया जी। देन कम्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ ज़ीनोबायोटिक्स। ज़ीनोबायोटिक बॉडी में आती है तो सबसे पहले वो फेज 1 रिएक्शंस में जाती है। दो रिएक्शंस हैं, फेज 1 रिएक्शन और फेज 2 रिएक्शंस, ठीक है, हमें नाम भी यही है, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 रिएक्शंस में जाती है। फेज 1 रिएक्शंस के एंड पे क्या होता है हमारे पास, ज़ीनोबायोटिक में एंड अप एक्टिवेटेड, एक पॉसिबिलिटी, अनचेंज्ड दूसरी पॉसिबिलिटी, और इनएक्टिवेट तीसरी पॉसिबिलिटी। यानी कि मेटाबॉलिक एक्टिवेशन हो सकती है, मेटाबॉलिक डीएक्टिवेशन हो सकती है, या वो अनचेंज हो सकती है। ये जो इनएक्टिवेशन है ना ये मोस्ट कॉमन होती है। जो भी होगा उनके साथ जैसे भी होगा, देन ऑल ऑफ दोस xenobiotics whether they were activated, they were inactivated or they remained unchanged, they go into the phase 2 reaction। phase 2 reactions के एंड पे हमारे पास आ जाता है the xenobiotics usually end up inactivated and ready for excretion। ready for excretion का मतलब जहां भी आ जाए उसको दिमाग में रखें कि वो जो मेटाबोलाइट्स हैं वो हाइड्रोफिलिक हैं, वाटर लविंग हैं। वाटर लविंग है तो इसका मतलब है वो इजीली किडनी से एक्सक्रीट आउट हो सकते हैं, ठीक हो गया। कुछ xenobiotics डायरेक्टली फेज 2 रिएक्शंस में चले जाते हैं, ठीक है, वो फेज 1 में जाते ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ये देखा आपने भी यहाँ पे मैंने अनचेंज्ड भी यूज किया है, ठीक है, ये दे रिमेन अनचेंज्ड, तो वो अगर जाते भी हैं फेज 1 के अंदर दे रिमेन अनचेंज्ड, उनको फर्क ही कोई नहीं पड़ता, तो वो डायरेक्टली फेज 2 रिएक्शंस में चले जाते हैं, वहां पे वो मेटाबोलाइज होते हैं, ठीक है, और देन दे आर एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी।
तो ये एक ओवरव्यू था इनका मेटाबॉलिज्म ऑफ ज़ीनोबायोटिक्स का। सबसे पहले हम देखते हैं फेज 1 रिएक्शंस। फेज 1 रिएक्शंस के अंदर हम देखेंगे इनके रिएक्शंस और एंजाइम्स। रिएक्शंस कौन कौन से हमारे पास आ जाते हैं फेज 1 के अंदर? सबसे पहले तो लिस्ट देखें। हाइड्रोक्सिलेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, रिडक्शन, रिडक्शन याद, electrons, gain of electrons. Then comes deamination, the removal of amino group. Then comes dehalogenation, removal of halogens. Halogens याद है क्या थे? वो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन आई थिंक होती है शायद इसमें, आयोडीन होती है इसमें, और भी होते हैं। ये सारे के सारे हैलोजेंस हैं, ठीक है। दे आर डिनोटेड बाय एन एक्स। So dehalogenation. Then comes desulfuration, sulfur उतरता है. Then comes epoxidation. अच्छा ये epoxides मेरे ख्याल से मैंने तो नहीं आपको पढ़ाए हुए, शायद आप लोगों ने पढ़े हो। epoxides देख लेते हैं। अच्छा जी, let's consider this is a phenomenon, ठीक है, कि हमारे पास दो कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं डबल बॉन्ड से, ठीक है, जो आपस में जुड़े हुए हैं डबल बॉन्ड से। क्या हो गया? हमारे पास दो कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं डबल बॉन्ड से। अब ये ना जरा टॉट सा होता है, ऑफ कोर्स सिंगल बॉन्ड से ज्यादा टॉट होता है ये वाला जो डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो वो बॉडी में कभी कभार रिएक्शन होते हैं कि एपॉक्साइड्स बन जाते हैं। एपॉक्साइड क्या होते हैं? एपॉक्साइड कुछ ऐसा फिनोमेना है कि ये जो एक बॉन्ड है ना, ये हो जाएगा खत्म, ठीक है, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये चार चार बॉन्ड थे पहले, ये खत्म हो गया। और वो जो एक बॉन्ड है ना, वो बन जाता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, वो बन जाता है ऑक्सीजन के साथ। जब वो बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बन जाता है ना, तो कुछ इस तरह की शक्ल आती है। ये जो इक्वलैटरल, ये जो ट्रायंगल सी बनती है ना, ये ट्रायंगल सी जो बनती है, ये इक्वलैटरल ट्रायंगल होती है। इसके ना सारे एंगल्स एक जैसे, ठीक है, और ये हाईली रिएक्टिव होती है। ये हाईली रिएक्टिव होती है। जब ये हाईली रिएक्टिव होती है तो इसका मतलब बॉडी में कोई ना कोई इफेक्ट जरूर देगी, वेदर इट्स हार्मफुल इफेक्ट और यूजफुल इफेक्ट। आई थिंक दैट इज योर ऑक्सीडेशन, फॉर्मेशन ऑफ epoxides। हाँ जी, इसके एंजाइम्स इन सारे रिएक्शन को करने के लिए हमारे पास ये एक ही पढ़ा जाता है, साइटोक्रोम P450। साइटोक्रोम P450 को डिनोट किया जाता है CYP से। सी साइटो, CY जो है साइटोक्रोम, और P ये क्योंकि क्रोम इसके अंदर आता है, वो हीम होता है जिसकी वजह से इसका P लगाया जाता है, ठीक है। और ये 450 जो होता है ना, वो इस वजह से होता है कि इसकी वो जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को याद हो, अगर किया हो कहीं पे जिंदगी में, तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के ऊपर इसकी 450 नैनोमीटर इसकी विजिबिलिटी आती है। सो साइटोक्रोम P450, साइटोक्रोम P450 इज ए सुपर फैमिली ऑफ एंजाइम्स। इसमें एक नहीं, दो नहीं, तकरीबन बॉडी में अब तक 150 आइसोफॉर्म्स इसकी साइटोक्रोम P450 की डिस्कवर हो चुकी हैं। मे बी मोर, और भी हो अभी शायद, क्योंकि अब तक डिस्कवर इतनी है। सुपर फैमिली ऑफ एंजाइम्स, इट्स अ हीम कंटेनिंग प्रोडक्ट, ठीक है। क्रोम जो है ना, ये हीम को डिनोट करता है, जिसका ये पी लगता है, ठीक है। इट्स अ हीम कंटेनिंग कोफैक्टर, it has a heme containing cofactor cytochrome, and it functions as monooxygenase, function as monooxygenase। मैमल्स में क्या करते हैं? these protein oxidize fatty acids and xenobiotics,
ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है, इसको ऑक्सीडाइज करता है स्टेरॉइड्स को, फैटी और जीनोबायोटिक्स को, और जीनोबायोटिक्स और cytochrome enzyme is derived due to their several characteristics bound to the membrane cyto की वजह से, और उसके बाद जो heme containing है उसकी वजह से chrome and T आ जाता है, ठीक है। When bound to the carbon monoxide, these proteins produce a spectrum length of approximately 450 nanometer. Alright, there are about 57 genes discovered so far in the 57 genes, 50 so forms of cytochrome P450, ठीक है, जो तक है 150 isoforms का मतलब there are 150 types of cytochrome P450 that are being generated in the body, ठीक हो गया। तो जब इतने ज्यादा जनरेट हो रहे हैं तो मतलब है कि ये सारे जनरेट क्यों होंगे, ये किसी न किसी जीनोबायोटिक है, किसी न किसी काम के लिए जनरेट होंगे, ऐसे नहीं जनरेट होंगे, ठीक हो। So 150 isoforms make a very big family of cytochrome P450। अच्छा, अब इतनी बड़ी अगर फैमिली है ये, तो इसका कोई ना कोई नॉमेनक्लेचर तो डिवाइस हुआ होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। वो नॉमेनक्लेचर देख लें, इनको हम डिटेक्ट कैसे करते हैं, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ठीक है। जो भी आपके पास आएगी साइटोक्रोम P450 वो कुछ इस तरह लिखी होगी, पहले C/P लिखा होगा, फिर एक डिजिट होगा, फिर एक अल्फाबेट होगा, फिर एक और डिजिट, ठीक है ना। इन सब की अपनी अपनी सिग्निफिकेंस है। जो सी है वो तो सिंपल है ना, साइटोक्रोम P450 को डिनोट करता है। उसके बाद ये पहला डिजिट है, ये डिनोट करता है आपके पास कि वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, फैमिली नंबर 1, फैमिली नंबर 2, फैमिली नंबर 3, फैमिली नंबर 4, so on and so forth. There are many families, about 51 to 52 families तो इसकी हमारी बॉडी के अंदर है, ठीक है। उसके बाद ये जो अल्फाबेट है, ठीक है, ये डिनोट करता है सब फैमिली कौन सी है, A B C D E F G H, ये फैमिली को डिनोट करता है, ठीक है। और लास्ट ये जो एक और डिजिट होता है ये डिनोट करता है उस सब फैमिली में वो मेंबर कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहले साइटोक्रोम P450 उसका नाम, देन द फैमिली बिलोंग्स टू इट्स नंबर, देन द सब फैमिली बिलोंग्स टू, एक फैमिली की एक फैमिलीज हो सकती है, इट कुड बी 1B, ठीक है ना, इट कुड बी 1C मे बी, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो डिजिट है ये डिनोट करता है मेंबर ऑफ द सब फैमिली। मिसाल के तौर पे आपके पास वन फर्स्ट फैमिली का, बी का 12th नंबर थे, तो उसको इस तरह डिनोट करेंगे, वन साइन आ जाता है मिसाल के तौर पे, तो उसको क्या मतलब होगा कि फर्स्ट फैमिली सी सब फैमिली है और उसका 9 नंबर, ठीक है। तो इसको देख लें, अगर आपके पास आ जाता है साइटोक्रोम 2, तो इसका क्या मतलब होगा कि वो C/P ऑफ कोर्स साइटोक्रोम बिलोंग्स टू थर्ड सब फैमिली सी सब फैमिली ABC, सी सब फैमिली का 19th मेंबर। तो ये हमारे पास इसका नॉमेनक्लेचर है, इस तरह इसको डिनोट करते हैं। और ये पूरी की पूरी फैमिली इस तरह, ये फैमिलीज और इसके सारा कुछ ऑलरेडी डिवाइस्ड है। ये आप लोगों ने याद नहीं रखना, लेकिन आपको सिर्फ ये नॉमेनक्लेचर आना चाहिए कि कौन सा है वो क्या डिनोट कर, फैमिली सब फैमिली मेंबर, ठीक हो गया जी। ऑफकोर्स हम ये बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स की और एंजाइम्स की, तो ये एंजाइम जनरेट होते हैं जीन से, तो हमें जरा जीन्स को देखना पड़ेगा। ये जो एंजाइम, ये है एंजाइम, इट्स अ प्रोटीन, टेम्परेचर पे नहीं देखते हैं, अगर लिखा हुआ इस तरह जिस
होल्ड ऑन, थोड़ा लैग आ गया, मैं जरा लैग को कवर कर लूँ। हाँ जी, जिसमें ये लिखा हुआ है हमारी बॉडी में, ये इस पे लिखा हुआ है लिटरेचर में, अगर ये सीधा सीधे लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब है क्या है कि ये प्रोटीन है, ठीक है, इट्स एन एंजाइम। लेकिन अगर ये इस तरह टेढ़ा लिखा हुआ है इटैलिक में, तो बोल्ड इटैलिक और अंडरलाइन होते हैं, ये इटैलिक में लिखा हुआ है, तो ये क्या है, ये एक जीन है जो इंपोर्ट कर रहा है इस प्रोटीन को। तो आप ये देख रहे हैं कि इनका नाम सेम, ठीक है, इनका नाम बिल्कुल सेम होता है लिटरेचर में, प्रोटीन का भी और जीन का भी। फर्क सिर्फ इतना होता है कि ये सीधा लिखा होता है और जो जीन है वो इटैलिक में लिखा होता है, वो टेढ़ा लिखा होता है, ठीक है। इसी तरह ये जो CYP2C19 है, तो ये इस तरह अगर मैं इटैलिक में लिखने की कोशिश करूँ, वैसे तो जरा मुश्किल होता है लिखना हाथ से इटैलिक, ठीक है, तो वो कुछ इस तरह लिखा हुआ है, ठीक है। ये 2H4 भी हो सकता है, ये 2C19 भी हो सकता है, वट एवर दैट इज, ठीक है, ये इटैलिक में लिखी है। अभी एक एग्जांपल और आ गई हमारे सामने, कि अगर हम देखें कि साइटोक्रोम 2H4 है, इसमें साइटोक्रोम, तो साइटोक्रोम P4 हो गया, ये जो 2 है ये इसकी फैमिली है, ये जो H जी एकदम डिस्कनेक्शन सा हुआ, सब कुछ ही बंद हो गया था। एनीवेज, साइटोक्रोम हमारे पास आ जाता है CYP, जो साइटोक्रोम P450, ये जो 2 है हमारे पास आ जाती है इसकी फैमिली, ये जो 4 है आ जाती है हमारे पास सब फैमिली, और H जो है आ जाती है हमारे पास सब फैमिली, और जो 4 है फोर्थ मेंबर ऑफ दिस सब फैमिली, ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल्स हैं कुछ हमारे पास। वॉरफेरिन हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होता, ये एक जीनोबायोटिक है, ये हमारी बॉडी में आया, इट इज मेटाबोलाइज्ड बाय CYP2C9, ठीक है, साइटोक्रोम P450 सेकंड फैमिली, C सब फैमिली, नाइन्थ मेंबर ऑफ द C फैमिली, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक निकोटीन, ये हमारी बॉडी में जीनोबायोटिक है। निकोटीन कहाँ से आती है, मोस्टली हमारी बॉडी में सिगरेट स्मोकिंग से, ठीक है, ये हमारी बॉडी में आती है, तो क्या होता है, it is metabolized by a cytochrome that is CYP2A6, right? यहाँ पे थोड़ी सी एक मजे की चीज थोड़ी मैं शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के साथ। आई रियली एंजॉयड बैक इन द डे व्हेन आई स्टडीड इट। ये जो साइटोक्रोम P450, ये जो साइटोक्रोम 2A6 होता है ना, इस बॉडी में 3 जीन्स हैं, 3 एलील्स हैं। ये देखते हैं, ये सारे टेढ़े लिखे हुए हैं, ये वाला सीधा लिखा हुआ, ये वाला जो, और ये सारे टेढ़े लिखे हुए, तो ये एलील्स हैं, इटैलिक में लिखे हुए, तो ये हमारे पास एलील्स हैं। जब ये हम आते हैं इस तरह, ये एलील्स जो हैं, फिर लगा चुका हुआ, चलो आई कीप ऑन गोइंग, आप लोगों तक पहुंच ही जाएगी कहीं ना कहीं। जब ये हमारी बॉडी में एलील्स आते हैं, तो क्या होता है,
दूसरा पिक्चर वाला खोलो। जी, जब हमारी बॉडी में ये निकोटीन आती है तो उसके लिए हमें ये चाहिए होता है साइटोक्रोम P450, साइटोक्रोम 2s6, ठीक है, साइटोक्रोम P450 2s6 चाहिए होता है इसको मेटाबोलाइज करने के लिए। ये जब मेटाबोलाइज होता है जब मेटाबोलाइज होता है तो उसके लिए जो ये हमारे पास जीनोबायोटिक प्रोड्यूस होती है इन तीन में से किसी एक एलील से, किसी एक जीन से, ठीक है। ये भी किसी एक जीन से बन रही है तो इसका मतलब है, ये किसी एक जीन से बन रही है तो इसका मतलब सिंपल सा, इनमें से कोई एक उठ के बनाएगा साइटोक्रोम P450। ये जो हमारे पास रेड में है, ठीक है, ये बनाती है वाइल्ड टाइप ऑफ साइटोक्रोम P2A6 और बाकी दोनों बनाती हैं हमारे पास नल टाइप, ठीक है। यानी कि अगर हम इन दोनों की बात करें तो इन केसेस के अंदर क्या होगा, निकोटीन आएगी और रिड्यूस्ड मेटाबॉलिज्म होगी, रिड्यूस्ड मेटाबॉलिज्म होगी, उसकी मेटाबॉलिज्म कम होगी बॉडी में, क्योंकि ये नल टाइप से बन रहे हैं। अगर इसमें से या इसमें से आते थे ये नल टाइप से बन रहे हैं, ठीक है। अगर रिड्यूस्ड होगी तो इसका मतलब है कि निकोटीन बॉडी में लॉन्गर टाइम के लिए स्टे करेगी, लॉन्गर टाइम के लिए स्टे करेगी। जिसका क्या मतलब है, उस बंदे को, जो सिगरेट पी रहा है, निकोटीन कंज्यूम कर रहा है, उस बंदे को निकोटीन की कम अज कम जरूरत पड़ेगी। वो जो एक यूज करते हैं वर्ड तलब, ठीक है ना, जो डिपेंडेंस होती है, जो रिक्वायरमेंट होती है, वो से कम से कम हो एज कम्पेयर टू दिस केस। इसमें क्या है, ये है वाइल्ड टाइप, इसमें बॉडी में निकोटीन आई, ठीक है ना, निकोटीन आई बॉडी में, उसकी एनहांस्ड मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म बहुत तेज होती है। इसमें क्या होगा कि बॉडी में जो निकोटीन है वो शॉर्टर टाइम के लिए रहेगी, शॉर्टर टाइम के लिए रहेगी तो क्या होगा, बॉडी बंदे को बार बार निकोटीन चाहिए होगी, ठीक है। वो बार बार जो निकोटीन उसे चाहिए, इसका क्या मतलब हुआ कि उसको ज्यादा जरूरत है निकोटीन की। ज्यादा सिगरेट पिएगा, आप लोगों ने कुछ लोग देखे होंगे चेन स्मोकर होंगे, ठीक है, कुछ आप लोगों ने देखे होंगे स्मोकर होंगे और वो कम पीते होंगे लेकिन रेगुलर पीते होंगे, दिन में 4 5 6 7 8, और जो चेन स्मोकर है दिन में 20 30 40, ठीक होगी। अब ये जो चेन स्मोकर्स होते हैं ना, उनके अंदर ये वाइल्ड टाइप जो जीन होता है ये एक्टिवेट होता है। जो वैसे स्मोकर होते हैं, नॉर्मल होते हैं, उनमें ये वाले दो जो एलील्स हैं वो एक्टिव होते हैं, जो नल एलील्स होते हैं, ठीक हो गया। So this was my whole phenomena about nicotine that I enjoyed studying when I studied it. So I just shared it. ये जो सारा फिनोमिना है ना, मेडिकल साइंस में बहुत ज्यादा यूटिलाइज हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है कि हमारे पास नल एलील, ठीक है, इनसे जो साइटोक्रोम 2s6 बनता है, साइटोक्रोम P2S6 बनता है इनसे, उसको यूटिलाइज करके स्मोकिंग डिपेंडेंस को कम किया जाए, ठीक है जी। Reactions that were catalyzed by cytochrome P450, hydroxylation, reduction, epoxidation, सारे भी नाम मैंने आपको बताए थे अभी।
ठीक है, इनकी थोड़ी डिटेल देख लें। हाइड्रोक्सिलेशन इज अ केमिकल प्रोसेस दैट इंट्रोड्यूसेस हाइड्रोक्सिल ग्रुप इनटू एन कंपाउंड। ये थोड़ा सा मिसिंग है यहाँ पे, जो कंपाउंड एमाइनेशन है, रिमूवल ऑफ एन अमाइनो एसिड फ्रॉम अ मॉलिक्यूल, अमाइनो ग्रुप नॉट एन अमाइनो एसिड, सॉरी। डिसल्फ्यूरेशन क्या है? Conversion of carbon sulfur double bond to a carbon oxygen double bond, जो सल्फर है वो उतर जाता है। डिसल्फ्यूरेशन गलतियां हो रही हैं, चलो। एनीवेज, रिमूवल क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद आए थे हमारे पास डीहैलोजिनेशन, क्लीवेज ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड टू फॉर्म प्रोडक्ट। कार्बन के साथ जो हैलोजन, हैलोजन एक्स से डिनोट होता है, मैंने आपको बताया था, ये डीहैलोजिनेशन हो गया। और लास्टली ऑक्सीडेशन, कन्वर्ट्स दी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इनटू एपॉक्साइड्स। एपॉक्साइड्स मैंने आपको बताया था, ये एपॉक्साइड्स ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। फेज 2 रिएक्शंस हम देखते हैं, तो उसके रिएक्शंस और एंजाइम्स। conjugation with glucuronidation, यानी कि ग्लूकोनिक एसिड के साथ कंजुगेट कर जाएगा। सल्फेशन यानी कि सल्फर के साथ कंजुगेट कर जाएगा। एसिटाइलेशन यानी कि एसिटाइल ग्रुप या एसिटाइल को एक के साथ कंजुगेट कर जाएगा। मिथाइलेशन यानी कि मिथाइल ग्रुप ऐड होगा। और लास्टली हमारे पास कंजुगेशन विद ग्लूटाथायोन। इनके अपने अपने एंजाइम्स हैं सबके, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू टेक क्वेश्चंस टुडे, ठीक है। जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर है कल आफ्टर योर टेस्ट 10 बजे होगा, आई विल टेक क्वेश्चंस इन दैट, ठीक है। अभी मेरे पास तकरीबन 5-6 मिनट हैं, तो आई एम गोना गो थ्रू द रिएक्शंस। ग्लूकोनाइडेशन के हमारे पास आता है यूडीपी, ग्लूकोनिक एसिड इज यूटिलाइज्ड, ठीक है। जो एंजाइम यूज होते हैं इसके अंदर वो है ग्लूकोनोसाइल ट्रांसफरेजेस। ग्लूकोनोसाइल ट्रांसफरेजेस एंजाइम यूज होते हैं, ठीक हो गया जी। जो एग्जांपल्स हैं हमारे पास वो आ जाती हैं, कौन कौन से? ज़ीनोबायोटिक्स, 2 एसिटाइल अमाइनो फ्लोरीन जो एक कार्सिनोजेन है, और मैक्रोबेमेट जो एक ट्रैंक्विलाइजर है। ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं ऑफ ज़ीनोबायोटिक्स जो मेटाबोलाइज होती हैं इस सिस्टम से, ग्लूकोनिक सिस्टम से, ग्लूकोनाइडेशन से, ठीक है। सल्फेशन, एक्टिव सल्फेट जिसको हम पैप्स भी कहते हैं, पैप्स आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी, ठीक है। ये लिपिड मेटाबॉलिज्म में पढ़ा था, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है एडिनोसिन 3 फॉस्फेट 5 फॉस्फोसल्फेट। ये यूटिलाइज होता है, ये क्या कहता है? सल्फेट, सल्फर डोनर है ये, ठीक है। और ये कैटालाइज होता है बाय सल्फो ट्रांसफरेजेस, ठीक है ना। सल्फर ग्रुप ट्रांसफर होता है एक से दूसरी जगह। इसकी एग्जांपल्स हमारे पास आ जाती हैं। अल्कोहल्स जो हमारी ज़ीनोबायोटिक है वो इससे मेटाबोलाइज होती है, और फिनोल्स मेटाबोलाइज होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एसिटाइलेशन। एसिटाइल को ए यूटिलाइज होता है, ठीक हो गया। और एंजाइम है हमारे पास एसाइल ट्रांसफरेजेस, एसिटाइल ट्रांसफरेजेस, ठीक है ना। एसिटाइल ग्रुप जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, ठीक हो गया जी। ये कुछ रिएक्शन ऐसा होता है कि एसिटाइल को ए, ये ज़ीनोबायोटिक है, एक्स ये हैलोजन वाला नहीं है, ये ज़ीनोबायोटिक, ठीक है। ये आया एसिटाइल को एक साथ कंजुगेट करने की कोशिश की, और एसिटाइल और ज़ीनोबायोटिक ने आपस में ग्रुप बना लिया और को ए रिलीज हो गया, ठीक हो गया ना। द एंजाइम यूजेस एसिटाइल ट्रांसफरेज। एग्जांपल हमारे पास इसमें है ड्रग आइसोनियाजाइड, आइसोनियाजाइड इसे नहीं कहते। लास्टली हमारे पास आ जाता है मिथाइलेशन। जो मिथाइल डोनर है वो है एस एडिनोजाइल मिथ्योनिन, जी, कैटालाइज्ड बाय मिथाइल ट्रांसफरेजेस। मिथाइल ट्रांसफरेजेस से कैटालाइज होते हैं, ठीक हो गया। अब हमने देखा कि ग्लूकोनोजाइल ट्रांसफरेजेस पहला था जो हमारी ग्लूकोनाइडेशन करवाते थे। उसके बाद हमारे पास आया सल्फेशन, सल्फेशन, ठीक है। सल्फेशन में क्या है हमारे पास? सल्फो ट्रांसफरेजेस, ठीक है। फिर हमारे पास आया एसिटाइलेशन, उसमें हमारे पास कौन सा एंजाइम आया?
एसिटाइल ट्रांसफरेज ट्रांसफरेज। लास्टली ये मिथाइलेशन, जिसमें हमारे पास आ गई मिथाइल ट्रांसफरेज। ठीक हो गया, तो ये पहले चार तो बड़े सौखी हैं। नेक्स्ट इज कॉन्जुगेशन विद ग्लूटाथायोन। ठीक है, आई एम गोना स्टॉप द लेक्चर हियर। ठीक है, एक दो मिनट है वो यूटिलाइज करते हैं। ग्लूटाथायोन की सिर्फ पिक्चर दिखाऊंगा आप लोगों ने पहले देखी हुई है, कुछ याद आती है? मेरे ख्याल से आनी चाहिए। आई हैव टॉट यू दिस माई सेल्फ, या तो किसी और ने पढ़ाई हो तो मुझे शक व शुबात भी हूँ। ये मैंने आप लोगों को खुद पढ़ाई भी है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में। ठीक है जी जी, बिल्कुल याद आनी चाहिए। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की ऑक्सीडेशन में हमने पढ़ा था, एचएमपी शंट में ये पढ़ा था, एनएडीपीएच आप लोगों को नजर आ रहा होगा, इसमें आप ये देख रहे हैं ग्लूटाथायोन रिड्यूस्ड फॉर्म में और ग्लूटाथायोन ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में नजर होते हैं। और ये है हमारे पास ये इसका xenobiotics, सर्टेन ड्रग्स इन्फेक्शंस ऑफ ऑर्गेन्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कॉज करते हैं। ठीक है ना, और ये ग्लूटाथायोन, और ये वो प्रोड्यूस करते हैं H2O2। और ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज जो एंजाइम है वो रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन को ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथायोन में कन्वर्ट करता है, जिस रिएक्शन के अंदर ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मॉलिक्यूल्स होते हैं ये वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ ग्लूटाथायोन है ये फिर रिडक्टेज ग्लूटाथायोन रिडक्टेज के साथ मिलकर रिड्यूस्ड फॉर्म में जाता है। उसके लिए NADPH चाहिए होता है, NADPH इसको रिड्यूस करता है, खुद NADPH ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में चला जाता है और ग्लूटाथायोन को रिड्यूस फॉर्म में, ग्लूटाथायोन रिड्यूस फॉर्म में जाके फिर से मजीद ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मॉलिक्यूल्स जिनमें हमारे पास xenobiotics से भी जो ऑक्सीडेशन स्ट्रेस निकलती है वो मेटाबोलाइज होती है और वो वाटर में कन्वर्ट होती है। This cycle keeps on going. This is conjugation with glutathione, यानी कि glutathione plus xenobiotic, glutathione plus xenobiotic। अरे जी, I'm gonna stop here। वैसे तो एक दो स्लाइड्स ही रह गई हैं, बट इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट सेक्शन में कवर करेंगे along with your questions। अभी के लिए अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लें। I am almost out of time. I just have 1 minute left। ये कंपैरिजन है फेज 1 और फेज 2 रिएक्शंस का, ये देखेंगे। और ये xenobiotics का इफेक्ट है, ये दो स्लाइड्स रह गई एंड आई एम डन विद माय मेटाबॉलिज्म ऑफ xenobiotics। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट में स्टार्ट करके उसके बाद फिर xenobiotics शुरू कर देंगे। Do you have any questions? Please go ahead, raise your hands, write it down in your chat, whatever you like। If you have any questions, please go ahead। Alright ji, I'm signing off। Allah Hafiz।